Hello student, I welcome you to today's session where we'll start with your new topic that is damped vibration or you can say damped oscillation भी कहते हैं इसको ठीक है. So in the previous lecture we have already dealt with फ्री ऑसिलेशन. तो हम फ्री ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे ठीक है. इनफैक्ट बहुत कुछ पढ़ चुके थे इन फ्री ऑसिलेशन के बारे में ठीक है. एंड दैट फ्री ऑसिलेशन वाज इटसेल्फ अ बिगर टॉपिक. बहुत बड़ा टॉपिक था आपका. जितने भी आपने एग्जांपल्स पढ़े लाइक ऑसिलेशन विच इज़ देयर इन वैक्यूम इज़ क्लासिफाइड एज फ्री ऑसिलेशन. एंड वो ऑसिलेशन बहुत सारे टाइम डिफरेंट हमने एग्जांपल्स पढ़े थे लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में ठीक है. तो आई होप कि आपने अच्छी तरह से देखा होगा वो लेक्चर ठीक है और अच्छी तरह से गो थ्रू करोगे क्योंकि दीज आर द टॉपिक विच आर न्यू टू यू. बहुत पहली बार पढ़ रहे थे ये सारे टॉपिक्स ठीक है. और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि हाउ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार में स्ट्रिंग में ठीक है वो कैसे गिटार डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है. और अगर गिटार का स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ क्या कहते हैं इट डिपेंड्स द फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन टेंशन विद इन द स्ट्रिंग ठीक है. कि स्ट्रिंग में कितना ज़्यादा टेंशन उसके तनाव ज़्यादा खींच के रखोगे तो और ज़्यादा उसमें फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा. मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा ठीक है. और लाइकवाइज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. मीन्स कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी था फ्रिक्वेंसी ठीक है. कि ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी अगर मोटा वाला स्ट्रिंग होगा उसमें कम फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा ठीक है. पतले वाले स्ट्रिंग में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा बिकॉज द रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी. इट ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा ठीक है उतना ही कम फ्रिक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा वो ठीक है. और हमने एयर कॉलम में के बारे में भी पढ़ा था लाइक कि फ्लूट एक आप जो बांसुरी वाले में है ठीक है. कि अगर उसके अंदर एयर कॉलम बढ़ता जाएगा ठीक है जिसमें वाइब्रेशन होगा प्रोड्यूस होगा एयर कॉलम बढ़ता चला जाता है ठीक है. तो उससे क्या होता है फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाती है. जो साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी ठीक है. तो ये सारी चीज़ें और ये जितना भी सेटअप था लाइक ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इट ठीक है. ये जितने भी पैरामीटर्स जो हमने बताए थे ठीक है लाइक ऑसिलेशंस एंड एवरीथिंग ठीक है. स्पेशली आपका सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करूं मैं ठीक है और ऑसिलेशंस के बारे में बात करूं. ये पैरामीटर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम में लेके चलेंगे और या तो ये ऑसिलेशन जो आपको बताया था ये वैक्यूम में लेके चलेंगे ठीक है. नॉट इन द केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. नॉट इन द केस ऑफ क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आप बिना उसके प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. और इनफैक्ट जो एयर कॉलम वाले पाइप्स हैं उसमें आप ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो विदाउट एयर ठीक है. तो ऑसिलेशंस लाइक जितने भी सिंपल पेंडुलम के थे ठीक है. आप ट्यूनिंग फॉर्क का ऑसिलेशन था ठीक है. और या वाइब्रेशन ऑसिलेशन था वाइब्रेटिंग बॉडी का. या आपको जो फ्रीली सस्पेंडेड वो बताया था आपको फ्रीली सस्पेंडेड स्प्रिंग freely suspended block within the spring, that is also an example of free oscillation ठीक है. So all these things has to be these process has to be done in isolated system or you can say in vacuum. That means where there is no medium ठीक है. वो सारी चीज़ें हम वहाँ करते थे तभी हमें फ्री ऑसिलेशन मिलता था. दैट मीन्स कि उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ. तो अगर कोई भी स्ट्रेचड स्ट्रिंग को भी अगर बीच से आप प्लग कर दोगे ठीक है तो क्या होगा दोनों को अगर एक दूसरे से अगर यहाँ से आपने होल्ड करके रखा है उसको प्लग करोगे नीचे तो क्या होगा वो वाइब्रेट करेगा ठीक है. दिस वाइब्रेशन इफ इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द वैक्यूम देन सच अ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन बिकॉज दे आर फ्री टू मूव एंड देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स. कोई रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं जो उसकी वाइब्रेशन को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा. उसकी एनर्जी को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा. एंड अल्टीमेटली वो धीरे धीरे करके अगर वो एयर में होता है तो धीरे धीरे करके उसकी एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है. ये सारे सेटअप अगर हम एयर में करें देन विल प्रोड्यूस अ डैम्प्ड वाइब्रेशन ठीक है. या जो आज हम पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन वो सारे डैम्प्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे. अगर ये जितने भी पैरामीटर फ्री वाइब्रेशन जो हमने पहले पढ़े थे लाइक ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम ठीक है ट्यूनिंग फॉर्क का ऑसिलेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ठीक है. ऑल दीज थिंग्स या फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी ठीक है फ्रॉम अ स्ट्रिंग. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स इफ दे आर ऑपरेटेड विद इन अ मीडियम ठीक है. कोई भी मीडियम में अगर हम ऑपरेट करेंगे उसको लाइक एयर में तो एयर क्या प्रोड्यूस
एयर उसको क्या रेजिस्ट करता है, उसके मोशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो एयर विल देन अ फ्रिक्शनल फोर्स और एयर फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स विल कम इनटू प्ले, ठीक है। क्योंकि अब कोई भी बॉडी अगर एयर में मूव करता है, उस पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसमें ड्रैग लगता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, ठीक है। यू माइट हैव सीन कि एरोप्लेन हो गया, ठीक है, एरोप्लेन इफ इट इज मूविंग, तो एरोप्लेन में उसकी डायमेंशन एरो डायमेंसिटी वैसे रखा जाता है ताकि उसमें लीस्ट ड्रैग लग सके। मीन्स अगर एरोप्लेन इज मूविंग लाइक दिस, तो उसका टिप होता है या उसका शेप ऐसे दिया जाता है, शेप एंड साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी ऐसा होना चाहिए ताकि वो एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। और कहीं एयर रेजिस्टेंस का फ़ायदा भी होता है, जैसे कि आप पैराशूट से आप जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो पैराशूट इफ़ इट इज़ ओपन, तो जैसे ही एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही आप एकदम से नीचे नहीं आ पाते, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस आपको होल्ड करके रखता है, ठीक है, एयर में, ठीक है। सो देर इज डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, एंड ऑल दोज वाइब्रेशंस विच आर टेकिंग प्लेस विद इन मीडियम और विद इन द रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज डैम्प्ड वाइब्रेशन, उसी को डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम धीरे धीरे करके डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है, विद डेफिनेशन एंड विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है, विल डू इट. So let us now begin with damped oscillation. Damped oscillation, as the definition says, it is a periodic vibration. वही एक periodic vibration है of a body of decreasing amplitude in the presence of resistive force is called as damped vibration. ठीक है, nothing is new to you. So अगर कोई vibration किसी भी body का, ठीक है, एयर में हो रहा है, लाइक मीडियम में हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स है, क्योंकि एयर ही प्रोड्यूस करता है रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, एयर ड्रैग, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, देन सच एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज डैम्प्ड वाइब्रेशन in which the amplitude will kept on decreasing gradually. तो एम्पलीट्यूड उसका धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा. सेम आपको जो एग्जांपल बताया था, लाइक स्ट्रिंग का, स्टैचड स्ट्रिंग, एक रबर की स्ट्रिंग है, उसको बीच से प्लग किया, ठीक है, तो इफ़ इट इज़ क्लैम्प्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, तो कुछ ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा शुरुआत में. अगर एयर में है तो अब देखो एयर क्या करता है, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना. तो एयर जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जब ये नीचे आएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करेगा उसको, ठीक है. तो रेजिस्ट करेगा तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इसका घटता चला जाएगा. अब ये ऐसे होगा, नीचे जाएगा, फिर सडनली ऐसे, फिर सडनली ऐसे, सडनली फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड उसका ज़ीरो हो जाएगा. फाइनली अगेन इट विल बी लाइक अ फ्लैट. so it will become flat now, ठीक है. so the air resistive force makes the amplitude decrease gradually, ठीक है. तो उसके एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा. इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि हाउ अ बॉडी कैन हैव अ डिक्रीज्ड, हाउ द रेजिस्टिव फोर्स में डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए धीरे धीरे वो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है. सो इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एज यू कैन सी, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग इन एयर is an example of it, and simple pendulum oscillating in air is also an example of it. Oscillation of that particular that is the body which is there in stretched string is also an example of damped oscillation, okay, where the amplitude will gradually decrease. Okay, let us begin with your simple pendulum oscillation in air. These are the things we have already covered in our previous lectures, but the only part is there we haven't included air friction over there. Now we'll include air friction. So now we'll see what will happen. Okay, suppose I have taken this simple pendulum whose length is L, and bob, which is nothing but a mass attached to its bottom, has been attached to it, and it is gradually moved from its mean position. This is its mean position. ये इसका mean position था, इससे gradually इसको ऊपर किया हमने, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेके गए. So what will happen, देखो सेम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है. दिस इज इट्स मीन पोजीशन, ऑल्दो इट इज़ कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल नहीं है. दिस ऑसिलेशन, दिस सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है. तो अब दिस इज इट्स इन मीन पोजीशन, ठीक है. दिस सेटअप इज़ इन एयर, तो दैट मीन्स कि ये जैसे ही आपको इसको ऊपर ग्रेजुअली ऊपर लेके जाओगे,
ठीक है, तो इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इसका रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर गया हाइट पे तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, बिकॉज ऑफ विच द पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज कैप लेफ्ट सो इफ इट इज़ लेफ्ट ओवर हेयर, ठीक है, अगर आप ऐसे इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखो इवेंचुअली धीरे 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 इसका देखो ऑसिलेशन कम होता चला जाएगा और ये अगेन मीन पोजीशन पे आ जाएगा, देखो एज यू कैन सी द एग्जांपल, ठीक है। अगेन देखो ऑल्दो थोड़ा सा लॉस इसका, क्योंकि इसका खुद का वाइब्रेशन भी हो रहा है, उस पर भी हो रहा है, ठीक है। सो इवेंचुअली इट विल कम टू रेस्ट, तो दैट मीन्स इट वॉज कवरिंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, ये पहले इतना एम्पलीट्यूड था, मीन से कितना डिस्प्लेसमेंट था इतना, और देन उसके बाद इतना, ठीक है, धीरे 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 करके एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिस सेटअप इज इन एयर एंड दिस इज ऑसिलेटिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। व्हाई? कि जैसे ही ये मोशन स्टार्ट करेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में व्हाइल इट इज कमिंग लाइक दिस, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो जितना, और दिस एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेप एंड साइज, इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। तो अगर कोई भी बॉडी की स्पीड ज़्यादा है तो उस पर ड्रैग ज़्यादा लगेगा, एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है उस पर। उसकी बॉडी पे अगर स्पीड अगर उसका कम है तो उस पर एयर फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जो हम थोड़ा सा अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो इवेंचुअली ये धीरे धीरे करके ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जब ये इधर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। जब ये इधर से वापस आएगा अगेन एयर का फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो द एयर फ्रिक्शन in this particular case will always act in opposite direction to the direction of motion of that particular body. Okay, so this is how amplitude will gradually decrease and eventually it comes to zero, and this bob will eventually come to its mean position. Okay, so this setup which we have already discussed, if it is operating within the air, so such an oscillation is also called, classified as damped oscillation. Okay, so now let us discuss some more aspect of it. थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। देखो, the frictional force due to air acts in opposite to the direction of motion of vibrating body. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमेशा अपोजिट लगेगा, ठीक है। So vibrating body continuously loses energy to the surrounding, ठीक है। तो जो जिस मीडियम में है उस मीडियम में कंटिन्यूसली वो लूज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। हीट के फॉर्म में वो कंटिन्यूसली लूज करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वो कंटिन्यूसली जो फॉर्म, किस फॉर्म में लूज करता है एनर्जी टू द मीडियम, वो इट लूजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग एंड इट्स एम्पलीट्यूड विल केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाएगा। Okay, and this frictional force is directly, or air resistance or resistive force is directly proportional to velocity of that particular body, ठीक है। Like ये velocity के proportional होगा, like jet engine, ठीक, like not jet like jet aeroplane, ठीक है। और you can say fighter jets, ठीक है। Fighter jets aerodynamicity is like this, so that it is somewhat, देखो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और बड़ा थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। देखो, लेट मी ड्रॉ, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। रफेल जेट, पीछे नोजल है, ठीक है, एंड इट इज़ लाइक दिस, समवॉट इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। अगेन यहाँ पे कैनार्ड्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। दीज आर द कैनार्ड्स, ओके, एंड दीज आर द स्पेस फॉर पायलट, ठीक है, फाइटर जेट पायलट्स, उसका स्पेस होता है। एंड दिस देखो, एरोडायनेमिसिटी में क्या होता है, इफ इट इज़ मूविंग एट हायर स्पीड देन इट विल प्रोड्यूस अ हाई ड्रैग, ठीक है। तो जब भी वो क्लोजर टू सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं फाइटर जेट्स, ठीक है, तो दे कैनॉट मूव एट हायर स्पीड। क्यों? क्योंकि एयर ज़्यादा होता है, ठीक है, एयर डेंसिटी ज़्यादा होता है। एयर डेंसिटी ज़्यादा होता है तो हाई ड्रैग मिलेगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा फास्ट जाएगा उतना ही ड्रैग मिलेगा। तो इफ़ दिस रफेल जेट इज़ मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है,
सो एयर ड्रैग इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो हमेशा ये आगे जाना चाहेगा, इसको एयर ड्रैग इधर से खींचेगा, तो जितना हायर वुड बी द स्पीड, हायर वुड बी द एयर ड्रैग और रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। सो दिस, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ऑल्दो दिस इज ट्विन इंजन राफेल जेट, ठीक है, ये आपने सिंगल इंजन बनाया है, या ट्विन इंजन भी बना सकते हो, ट्विन इंजन राफेल जेट, ओके। एंड अगेन बहुत सारे इसके हार्ड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप वेपन कैरी कर सकते हैं, ठीक है। Like meteor missile and scalp missile, it can be fitted in a hammer missile, it can also be fitted in it, ठीक है। So these are the things. So if the jets has to have aerodynamicity in such a way that the air drag should be low, ठीक है। एंड इवन एरोप्लेन का भी वही सेम केस होता है, एरोप्लेन का शेप एरोडायनेमिसिटी वैसा होता है ताकि एयर ड्रैग को कम कर सके, क्योंकि एयर ड्रैग हमेशा क्या करता है, बॉडी के वेलोसिटी, बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करता है आगे बढ़ने से। तो यही अगर फाइटर जेट अब बहुत कुछ अल्टीट्यूड पे इफ इट इज़ मूविंग, देन इट कैन मूव एट हायर स्पीड एज कम्पेयर टू द स्पीड विद विच इट इज़ मूविंग एट ग्राउंड लेवल, ओके। सो जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा स्पीड में जा सकते हैं, लाइक मैक 2, ठीक है। ऑल्दो इसकी मैक राफेल की आई थिंक 1.8 है, मैक की स्पीड तक जा सकता है, ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स कि जैसी जैसी बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस पर हायर ड्रैग लगेगा, ठीक है। सो लाइकवाइज बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम में भी जब वो ऊपर था, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ड्रैग कब लगेगा इस सिंपल पेंडुलम पे, जब वो इट्स मीन पोजीशन पे होगा ना। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है, जब ये वापस आता है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पे इसको ड्रैग ज़्यादा लगता है, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एयर ड्रैग इज ऑल्सो, दिस ड्रैग इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इफ इट इज स्फेरिकल बॉडी। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, सपोज करो ये मैंने स्फेरिकल बॉडी लिया है, एक छोटा और एक बड़ा, और ये नीचे गिर रहा है अपने वेट की वजह से नीचे, ठीक है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर। सो अगर ये कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, ठीक है, तो इस पे एयर ड्रैग ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू दिस ब्लॉक, ठीक है, दिस स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। तो एयर ड्रैग विल ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ बिगर, बिकॉज द सरफेस एरिया विद विच इट विल इंटरैक्ट वुड बी मोर, ठीक है। तो इस पे एयर ड्रैग, इस पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा लगेगा तो अपर ड्रैग लगेगा, ठीक है, दैट इज एयर ड्रैग, ठीक है। सो दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो से दिस रेजिस्टिव फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर शेप मान लो छोटा लाइक पैराशूट, ठीक है, वो उसका एरिया ज़्यादा है, तो इस पे एयर ड्रैग ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप यहाँ से कूद रहे हो, ठीक है, not if you're jumping from just like this, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है, this is the parachute like this, तो एयर ड्रैग इस पे ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा आपका पैराशूट का ओपनिंग एरिया होगा, ठीक है, तो the more would be the air drag. So it also depends upon shape and size of that particular body, ठीक है। and how to reduce the frictional force, it depends upon aerodynamicity of that particular body. तो उसको आगे से अब क्या करो, देखो आगे से, जैसे हम ये aerodynamicity में मीन्स थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड होता है ताकि एयर ड्रैग कम हो सके, ठीक है। तो कोई भी बॉडी का एयर ड्रैग कम करने के लिए थोड़ा सा आगे से वो पॉइंटेड होता है, लाइक जेट सिस्टम, ठीक है, इंजन, लाइक एरोप्लेन एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट friction force, how friction force is dependent on radius of that particular spherical body also, and this frictional force also depends upon velocity, how it can be reduced and how it can make the body to lose its amplitude, ठीक है। all these things we have already covered. I hope कि आपको सारी चीज़ clear हो गई होंगी, ठीक है। we'll move on now. Now we'll move on to displacement time graph of that in this particular body. As you can see, जब हम पहले देखते थे, जैसे कि फ्री वाइब्रेशन में हमने देखा था, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसे था, उस पर तो कोई रेजिस्टिव फोर्स लग नहीं रहा था, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड एज इट इज़ सब जगह कांस्टेंट ही था, ठीक है। प्लस ए एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से जाता है, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट 1, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट 2, लाइक ऑसिलेशन वाला पेंडुलम, एक्सट्रीम पॉइंट ए पे गया, ये प्लस ए,
ये माइनस ए, प्लस ए माइनस ए, ठीक है। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली इन, इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन द स्प्रिंग ऑल्सो। स्प्रिंग सिस्टम में भी ऐसे ही होता है। देखो सपोज करो आई हैव टेकन इट एज अ हॉरिजॉन्टल सिस्टम। हॉरिजॉन्टल सिस्टम में आप इसको एक्स आगे ड्रैग करो, ठीक है, स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम इन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इसको आगे एक्स ड्रैग करोगे तो इट विल, बिकॉज ऑफ इट्स रिस्टोरिंग फोर्स, इट विल टेंड टू मूव बैक, वापस आ जाना चाहेगा, तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जितना आपने ड्रैग किया प्लस एक्स, और ये वापस जब जाएगा, वापस जब आएगा तो ये वेलोसिटी गेन करेगा मीन पोजीशन पे। दिस इज इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। ये वाला इसका मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये प्लस एक्स आगे जाएगा, फिर ये माइनस एक्स पीछे जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। एंड इसका ऑसिलेशन है तो फ्रीक्वेंसी भी होगा और एम्पलीट्यूड भी होगा। तो हमेशा ये एम्पलीट्यूड फिक्स ही है। सिंपल केस में, लाइक सिंपल पेंडुलम में, वैक्यूम में, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ऐसे ही जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का। ये अगर ये भी सिस्टम अगर आप सेम जो आपको बताया, ये वाला सिस्टम भी अगर आप वैक्यूम में रखोगे तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स जाता रहेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो इसका स्पीड कम नहीं होगा हमेशा, क्योंकि एयर ही नहीं है जिसकी स्पीड को ये कम कर सके या इस एनर्जी के लॉस करा सके, ठीक है। सो दिस वाज फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन। और ये नेचुरल वाइब्रेशन से अपनी एक कोई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। ये भी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। बट डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमें पता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि एयर में सेटअप है, तो एयर विल प्रोड्यूस अ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो अब शुरुआत में जो एम्पलीट्यूड आपने दिया था, ठीक है, तो प्लस ए माइनस ए से वाइब्रेट कर रहा था, धीरे 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 कम होता चला जाएगा एम्पलीट्यूड, एंड फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है बॉडी बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो उसके एम्पलीट्यूड का देखो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो दिस एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी विल kept ऑन डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज करता चला जाएगा, ओके। सो थोड़ा सा और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, सम मोर एग्जांपल्स, जैसे कि सेम आपको बताया था, ठीक है, कि इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का मतलब कि नीचे जो वेट है mg और जो ऊपर जो स्प्रिंग खींच रहा होगा जितने फोर्स से, ठीक है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं उसको, वो दोनों बराबर है। तो अब ये जो पूरा स्ट्रिंग नीचे आ गया, मतलब ये सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ ब्लॉक अटैच्ड, तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, जैसे ही आप अटैच करोगे ब्लॉक नेचुरल लेंथ से और स्ट्रेच होगा, और जब वो स्ट्रेच हो गया है तो ये आप छोड़ दोगे तो अब इक्विलिब्रियम में वैसे ही रहेगा, ठीक। आप वहाँ से टिल्ट करोगे तभी ऑसिलेट करता है वो ऊपर नीचे, प्लस ए माइनस ए। If this setup is in air, then its amplitude will kept on decreasing और finally वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। So it will oscillate up down, पहले ज़्यादा amplitude, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम कम, फाइनली वो अपने मीन पोजीशन से अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। सो द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इट, एक डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। एक दो ऑसिलेशंस में और आपको बताता हूँ, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ठीक है, लाइक इन यूट्यूब, the oscillation of a liquid in U-tube, this is U-tube, ठीक है, U शेप का जो ट्यूब है ग्लास ट्यूब में, if you'll fill up this U-tube with a water, okay, इसमें वाटर हमने फिल अप कर दिया है, and the level of water at this particular while if it is in equilibrium, जब इक्विलिब्रियम में छोड़ दोगे तो पानी, the level of water at these two arms would be equal, जितना पानी का लेवल यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, ठीक है। सो इवेंचुअली हल्का सा इसको अगर हम आप यहाँ से अब क्या करो, एक थोड़ा सा कैपिटल इसमें एरिया वाला स्मॉल एरिया लेके यहाँ पे आप क्या करो, विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूब, ठीक है। उससे क्या करो, आपने एक पिस्टन डाल दो, ठीक है, हल्का सा इसको नीचे जाके, तो ये एक पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा सा इसको नीचे पुश करेगा, ठीक है, और एकदम से पिस्टन हटा लो, तो व्हाट विल हैपन कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सो नाउ दिस लिक्विड ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है, दिस ऑसिलेशन इज इन एयर। तो फाइनली इवेंचुअली आप देखो पानी धीरे धीरे ग्रेजुअली करके वो ऑसिलेट करके वापस मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जब भी ऑसिलेशन कब होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम या नेचुरल पॉइंट से या मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी टिल्ट कर दोगे
हल्का सा टिल्ट करोगे तो वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। उसके मीन पोजीशन से हल्का सा उसको डिस्प्लेस कर दोगे किसी भी बॉडी को, देन ओनली द बॉडी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। अगर वो ऑसिलेशन वैक्यूम में है तो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। वो सेटअप अगर आपका एयर में है या किसी मीडियम में है तो धीरे धीरे रेजिस्टिव फोर्स उसके ऑसिलेशन को कम करता चला जाएगा, और उसी को आप क्या कहोगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये भी आपका धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वापस। सो नॉट ओनली दिस, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो, सपोज दिस इज अ वाटर, ठीक है, विच इज़ देयर इन अ कंटेनर, ठीक है। आप एक वाटर ले ले, आप वाटर ले लो, उसको कंटेनर में डाल दो, ठीक है, एंड यू प्लेस वन ऑब्जेक्ट ओवर इट, ठीक है, विच कैन फ्लोट over the water, ठीक है। if you have placed this particular object which can float over the water, ठीक है। अब मैंने, आप सबसे पहले आपको देखना है कि ये इक्विलिब्रियम है नहीं कि नहीं, कि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स सबसे जीरो होता है। लाइक मैंने ये बताया था आपको, जो वेट अब इसको नीचे लेके जाएगा और जितना फोर्स से ऊपर खींच रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तभी वो रेस्ट में था। तो हल्का सा इसको जो स्प्रिंग को नीचे खींचा था, कब खींचा था, जो वो इक्विलिब्रियम पोजिशन को डिस्टर्ब किया था हमने। जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में भी ये अभी नेचुरल पोजीशन पे है। जो आपका वेट लग रहा है Fw और जो बॉइंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो लिक्विड लगाता है इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब इसको हल्का सा मैं ऊपर से नीचे दबाऊंगा, ठीक है। सो अपने हैंड से आप हल्का सा नीचे दबाओगे तो क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो डिस्टर्ब हो गया। नाउ इट विल ऑसिलेट, तो ये क्या होगा, ये इट विल मूव लाइक दिस अप एंड डाउन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑसिलेशन। आपको मैं बहुत और न्यूमरस बहुत सारे और एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ ऑसिलेशन के बारे में, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अभी तक आपको ऑसिलेशन के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे ही बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऑसिलेट करने लग जाता है, ठीक है, अपने नेचुरल ऑसिलेशन से, ठीक है, वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। और इवेंचुअली वो स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि इफ दैट सेटअप इज इन एयर, तो उसी को क्या कहेंगे हम, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। बहुत न्यूमेरिकल, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में आपके न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, ठीक है। नॉट ओनली द न्यूमेरिकल कम्स इनटू योर फ्री ऑसिलेशन, और नेचुरल ऑसिलेशन में भी नहीं आएगा, बट ये सारे चीज़ें एग्जांपल, ठीक है, जैसे फ्री ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशन का, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द बेसिस, दीज आर नथिंग बट द बेस। इसी से आपका बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑसिलेशंस और अभी आप समझेंगे तो आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी साइंस के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज साइंस इज ऑल्सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्पेशली फिजिक्स, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द ब्रांच इन साइंस, ठीक है, विच इज़ फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो अभी आप आसपास देखते हो नेचर में, दैट इज द स्टडी ऑफ दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज फिजिक्स, ठीक है। सो फिजिक्स में आप बहुत डिफरेंट चीज़ पढ़ सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि हाउ योर एनवायरनमेंट इज़ बिहेविंग, व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है, कि कौन कौन से फोर्सेस गवर्न करते हैं ये आपके सराउंडिंग में, ठीक है, कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन द फैन इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विद इन हीटर, ठीक है, हाउ different things which is happening in your body, ठीक है, like how I am able to speak anything, how the neurological signal is being sent from your brain to the different organs, ठीक है, how I am able to respond the reflex actions. It is also because of it is because of the current which is there with between your ganglions, ठीक है। एक नर्व सेल्स और दूसरे नर्व सेल्स के बीच में क्या होता है, बहुत सारे आपके आयंस होते हैं, ठीक है, वो आयंस क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयन विल प्रोड्यूस करंट, ठीक है। सो द सिग्नल, कहीं भी जो सिग्नल चैनल जो आपके बॉडी में भी होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ करंट। योर नॉट इवन दैट, योर हार्ट इज ऑल्सो पंपिंग बिकॉज ऑफ करंट,
ठीक है, उसमें आपका भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नथिंग बट करंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द योर हार्ट पंप्स, ठीक है. यू कैन देर इज न्यूमरस एग्जाम्पल्स और द न्यूमरस थिंग्स दैट कैन बी एक्सप्लेन विद इन फिजिक्स, ठीक है. तो फिजिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाते हैं, ठीक है. बीट लाइक योर मैक्रोस्कोपिक studies like study of planets, like study of galaxies, ठीक है, डिफरेंट आपके यूनिवर्स में क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो सारे डिफरेंट हाउ द बॉडीज इंटरैक्ट, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव, ठीक है, सोलर वेव्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप करो, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है. सो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़े फिज़िक्स के बारे में, ठीक है, और आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि हाउ डिफरेंट थिंग्स आर देयर अराउंड अस, ठीक है, लाइक कि हाउ आपके यूनिवर्स यहाँ पे आपने सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है, एंड्रोमेडा, ठीक है, हाउ योर अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक है, इट इज़ नॉट रिवॉल्विंग, इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, हाँ, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक है, हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है, हाउ यू आर एबल टू only how you are able to walk on road, how you are able to say anything, ठीक है, how different physical phenomena which are happening within you, ठीक है, and within your environment, and not only in your environment, beyond your environment like space, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है. तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा थिंकिंग आप सोचोगे, समझ में आएगा, तो ये खुद ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ये सब टॉपिक, ठीक है. तो और न्यूमरस एग्जांपल्स से आप स्टडीज़ किया करो, ठीक है, जो कि डे टू डे लाइफ में इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, लाइक ऑसिलेशन के कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, फ्री ऑसिलेशंस कहाँ कहाँ हैं, जो आपको मैंने फ्लूट में बताया, बांसुरी में, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार में बताया, ठीक है. ये डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो आपको खुद ही मिल जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है. सो जिससे आपका इंटरेस्ट साइंस के बारे में, ठीक है, फिजिक्स के बारे में स्पेशली और बढ़ेगा, ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है, और यू कैन से थोड़ा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स थोड़े से और पढ़ देख लेते हैं, ठीक है. उससे पहले थोड़ा सा और डिफरेंस देख लो आप जल्दी से, फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन का डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑलरेडी आप सारे पढ़ चुके हो. लाइक एम्पलीट्यूड फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है. अब इजीली आप कर सकते हो, खुद भी 2-4 पॉइंट और बना के लिख सकते हो, ठीक है. लाइक इन फ्री वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. एम्पलीट्यूड इन डैम्प्ड ऑसिलेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली टिल इट बिकम्स जीरो, ठीक है. एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कोई लॉस, फ्री एनर्जी का लॉस नहीं होता यहाँ पे. एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट. यहाँ पे क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन में नो रेजिस्टिव फोर्स आता है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, और डैम्प्ड वाइब्रेशन में रेजिस्टिव फोर्स होता है, ठीक है, लाइक एयर फ्रिक्शन या ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है. तो दैट्स वाई इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपका रेजिस्टिव फोर्स होता है, ठीक है. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज कांस्टेंट, यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. वही जो जिस फ्रीक्वेंसी से बॉडी पहले से वाइब्रेट कर रहा था, देखो जिस मान लो अगर वो ऑसिलेशन लाइक सिंपल पेंडुलम का आपका इसमें हो रहा है, आपका क्या नाम है, एयर वैक्यूम में हो रहा है, तो वही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. जिस फ्रीक्वेंसी से अभी वो मूव कर रहा है वही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. अगर वो सेटअप को अगर मैं एयर में ले आऊँ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी वैक्यूम वाली थी, जहाँ रेजिस्टिव फोर्स नहीं है. अब जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है. तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन जो अब एयर में है इज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो पहले तो अगर एयर में क्या वैक्यूम में तो वाइब्रेट करता जा रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी, और उसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट था. अब क्या होगा, एयर में धीरे धीरे अब ये एनर्जी लॉस करेगा, एम्पलीट्यूड कम हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, उससे कम हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने बोला था डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके, देखो एक आपका जैसे न्यूमेरिकल आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक है. द 3 सेटअप हैज़ बीन गिवन टू यू, 3 वाइब्रेशंस हैव बीन गिवन टू यू, 3 वाइब्रेशन आपका दे रखा है, ठीक है. सो एंड एज यू कैन सी ये पहले कुछ ऐसे था स्ट्रिंग, तो सबको डिफरेंट सेटअप कब बन जाता है, इफ़ इट इज़ प्लग फ्रॉम मिडल, ठीक है. अब मिडल से प्लग करते हैं हम, ठीक है, तो कुछ वाइब्रेशन इस टाइप से बनेगा, ठीक है, और कुछ इस पॉइंट से प्लग करोगे स्ट्रिंग को तो कुछ वाइब्रेशन 2 टाइप के बनेंगे. अगर अब यहाँ पे वाइब्रेशन
आपको अगर देखो तो दैट मीन्स कि इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन एट द मिडल, अगर यहाँ से इसको थोड़ा खींचोगे तो कुछ वाइब्रेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। स्ट्रिंग अगर पहले ऐसे था, अब इसको यहाँ से थोड़ा कुछ खींचेंगे, ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन लाइक दिस, ठीक है। एंड 2 लूप्स बनेंगे, 1 लूप एंड फर्स्ट 2 लूप्स बनेंगे, नंबर ऑफ लूप्स इज 1 एंड 2, तो 2 लूप्स बनेंगे। इसमें कितने लूप बनेंगे? 1। इसमें कितने लूप्स हैं? 1 2 एंड 3 लूप्स बनेंगे इसमें, एंड इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है, तो वाइब्रेट करेगा। तो जो पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होती, ये स्ट्रिंग एज इट इज़, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है। तो इन्हीं को हम नोड कहते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आपको थोड़ा सा बताया था मैंने एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच इज़ नोड, इसको आप नोड कहेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन होगा अकॉर्डिंगली कि आपने इसको कहाँ से डिस्टर्ब पोजीशन को कहाँ से प्लग किया है, ठीक है, स्ट्रिंग को, ठीक है। सो यू कैन हैव दिस वाइब्रेशन एंड दिस वाइब्रेशन, तीनों में से कोई सी भी वाइब्रेशन यू कैन गेट, ठीक है। तो यू हैव टू टेल मी विच वाइब्रेशन इज़ ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है? इसका तो थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसका भी वाइब्रेशन इससे कम लग रहा है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इससे ज़्यादा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है इसका एज कम्पेयर टू दिस। तो यू कैन से विच वाइब्रेशन हैज़ लार्जर एम्पलीट्यूड, तो द वेव बी वुड हैव लार्जर एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो वेव दूसरा बना है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। नाउ विच वन इज़ प्रिंसिपल नोट, आपको बताया था प्रिंसिपल नोट क्या होता है, जो फर्स्ट वाइब्रेशन कैन प्रोड्यूस 1 लूप, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज वाइब्रेशन सी, दिस वेव सी वुड हैव प्रोड्यूस प्रिंसिपल नोट, ये दिस इज द प्रिंसिपल नोट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड भी कहते हैं इसको, फंडामेंटल मोड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, इसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड विच सब्सिडियरी इज रिप्रेजेंटेड बाय वाइब्रेशन इन ए, ये कौन सा सब्सिडियरी है, ठीक है। तो देखो इसके बाद तो ये प्रोड्यूस होगा, इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट सब्सिडियरी, ठीक है। और इसी को हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, या सेकंड हार्मोनिक, ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट हार्मोनिक, और फंडामेंटल मोड, और प्रिंसिपल नोट, इसको प्रिंसिपल नोट कहते हैं, या फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक को आपको क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ओवरटोन और फर्स्ट सब्सिडियरी। सो फिर थर्ड हार्मोनिक को क्या कहेंगे हम? थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन या सेकंड सब्सिडियरी, ठीक है, सेकंड सब्सिडियरी। तो इसको सेकंड सब्सिडियरी इज योर वेव थर्ड, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच का फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में डिफरेंट फर्स्ट मोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा, इफ इट इज़ एफ तो ये 2f होगा, और ये 3f होगा, एंड सो ऑन होते चले जाते हैं। आपको बताया भी था फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप कितना होता है, बताया था, दैट इज़ n डिवाइडेड बाय दैट इज़ 2 पाई l, ठीक है, रूट बाय, ठीक है, t डिवाइडेड बाय पाई d, ठीक है। तो वो सारी चीज़ देख लेना, और बाहर में r² ले लोगे तो 1/r यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप ऑलरेडी बता दिया था मैंने। तो उसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर ये f है तो वो दूसरा वाला 2f आ रहा था, तीसरा वाला 3f आ रहा था, ठीक है। सो इसका रेशियो फर्स्ट सी और ए का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है, किस किस का रेशियो? a:3 पूछा है ना, तो a:3 वुड बी 3:1, क्योंकि इसका 3f है फ्रीक्वेंसी, अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो ये 3 टाइम्स होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 3f डिवाइडेड बाय f करोगे तो यू विल गेट 3:1, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर। सो लाइकवाइज आप अगर आपको नोट्स के बारे में, प्रिंसिपल नोट्स के बारे में, कैसे ये सब लूप्स प्रोड्यूस होते हैं, सब चीज़ें पता होंगी, तभी यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, अंडरस्टैंडिंग होगी तभी कर पाओगे। आई होप कि आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के बारे, फ्री ऑसिलेशंस के बारे में सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर से देखो लेक्चर, ठीक है, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल, ठीक है। देन बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको, ठीक है, बहुत धीरे धीरे आप समझने लगोगे, ठीक है, और आपका थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट योर
forced oscillation and resonance. Resonance is also very much important thing that you need to learn. तो resonance के बारे में थोड़ा बदल लेंगे और resonance के बारे में अच्छी तरह से how a resonance can be transferred, how energy can be transferred within टू बॉडी सिस्टम, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है थ्रू रेजोनेंस, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में कवर करेंगे, ठीक है. सो एज ऑफ नाउ अच्छी तरह से आप साउंड के बारे में जहाँ से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो जो पढ़ा था वो सारी चीज़ आप देखें, ठीक है. सो विद दिस आई एंड अप टुडेज सेशन. थैंक यू.